बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं आप लोग। ये वीडियो आपका सेल साइकिल एंड डिवीजन इतना क्रिस्टल क्लियर कर देंगी ना कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल चुटकियों में समझ आ जाएगा और आज के बाद तो ये आपको चैप्टर कभी डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। बस काम आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है और जल्दी से शुरू करते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। ध्यान लगा के बस इस वीडियो को एंड तक देखना, फिर आपका ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहले सेल साइकिल एंड डिवीजन में आता है सेल का डिवीजन, जहां पर एक सेल अपनी डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, देन वो सेल भी मैच्योर होते हैं एंड देन दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ एक सिंगल सेल ग्रो करता है, देन रिप्रोड्यूस करता है, तब एक डॉटर सेल में डिवाइड करता है जो कि मिलियंस में होते हैं। क्यों? क्योंकि खुद ही सोचिए ना, 1 से 2 बन रहे, 2 से 4 बन रहे, 4 से 16 बनेंगे, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाए, कुछ ही पल में मिलियंस तक पहुंच जाते हैं। तो किसी भी सेल के डिवीजन के लिए पहले एक सिंगल सेल रहता है, वो ग्रो करेगा, पहले तो मैच्योर बनेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा एंड देन डॉटर सेल बनाएगा जो कि मिलियंस में होते हैं। एक ह्यूमन का सेल लेता है 24 घंटे डबल होने के लिए, ईस्ट का सेल लेता है 90 मिनट्स डबल होने के लिए, यानी कि सबकी कैपेसिटी डबल होने की अलग अलग है। तो व्हाट इज सेल साइकिल, इसका डेफिनेशन देखिए तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। यानी कि ये एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें एक सेल जो है वो डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल को, उसको सिंथेसाइज करता है, तब जाके इवेंचुअली डिवाइड करता है वो 2 डॉटर सेल्स में, दैट इज दीज 2 डॉटर सेल्स। अब सेल का जो ग्रोथ होता है वो तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है, जो कि अभी आप जानेंगे। जो डीएनए का रेप्लिकेशन यानी डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, तो ये क्या एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। अब यहाँ पर देखिए सेल साइकिल का एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, जहाँ पर 95% ऑफ टाइम क्या होता है, इंटरफेस चलता है, जहाँ पर टाइम टू ग्रो यानी सेल क्या करता है, ग्रोथ करता है, जबकि बचे हुए 5% में होती है एक्चुअल डिवीजन, जिस 5% को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस फेज बोलते हैं या एम फेज बोलते हैं। तो दिस इज द लाइफ ऑफ अ सेल, जहां पर 95% वो इंटरफेस करता है यानी कि ग्रो करता है, और जो 5% मतलब कम टाइम के लिए वो एक्चुअली में डिवाइड कर रहा होता है। तो जस्ट लाइक योर नीट एग्जाम, जहां पर तुम 365 डेज लगाते हो भाई मेहनत करने में, दैट इज इंटरफेज में टाइम टू ग्रो करते हो, तब जाके एम फेज जो कि सिर्फ 3 घंटे का आपका एग्जाम रहता है एंड दोस 3 आवर डिसाइड योर फ्यूचर। होप यू अंडरस्टैंड। कमिंग टू द इंटरफेस, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अभी इंटरफेस पढ़ेंगे, देन हम लोग एम फेज पढ़ने वाले हैं। तो इंटरफेस की बात की जाए तो इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G का फुल फॉर्म क्या है, गैप 1 एंड गैप 2। तो G1, S और G2 फेज का यहाँ पर मैंने शॉर्ट में तो दे दिया है, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आके यहाँ पर शॉर्ट में समरी बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर बस एक बात यहाँ याद रख लेना, पूरे चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 23 क्रोमोसोम का मतलब होता है N और 23 क्रोमेटिड का मतलब होता है C। बस इतना याद रख लेना। 23 क्रोमोसोम मतलब यहाँ देखो 2 पेयर यहाँ पर आपको क्रोमेटिड का दिख रहा है, तो ये क्या है, क्रोमोसोम है। ऐसे अगर 23 रहे तो 23 क्रोमोसोम को लिखने की जगह हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट N लिख देंगे। ओके, और अगर क्रोमेटिड मतलब एक सिंगल वाले रहे और वो कितने रहे, 23 ऐसे सिंगल वाले रहे, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। तो ये बस याद कर लेना, उसके बाद आपको ये चैप्टर पूरा खत्म। मैंने आपको बताया इंटरफेस जो होता है, जो 95% ऑफ टाइम होता है वो रेस्टिंग फेज होता है। देखिए इंटरफेस जो है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2। यहाँ पर G0 एक एक्स्ट्रा फेज आता है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता है, ये इसमें कोई एक्स्ट्रा फेज नहीं है, जस्ट दिस इज अ स्पेशल केस। आपके लिए मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया है ताकि आपको ये याद हो जाए डायरेक्ट डायग्राम से। तो इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2। अब G1 की फेज की बात की जाए तो G1 फेज जो होता है वो बिटवीन M फेज एंड S फेज होता है। देख लीजिए G1 फेज जो होता है वो M फेज और S फेज के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक याद रखना ये है कि जीवन मतलब अपने जीवन की बात हो रही है, तो अपने जीवन में
कोई भी इंसान मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और वो कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता है। कोई इंसान घटता तो नहीं है भाई, हमेशा तो वो बड़ा ही होते जाता है। तो जीवन यानी अपने जीवन में हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं और हमेशा ही ग्रो करते रहते हैं। तो वैसे ही सेल भी अपने जी1 फेज में कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। अब यहाँ पर ये जो सेल है उसके अंदर ये पड़े हुए हैं क्रोमोसोम्स। ये टोटल कितने क्रोमोसोम्स है, देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। तो हम जानते हैं 23 क्रोमोसोम का मतलब n होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो 46 क्रोमोसोम का कितना मतलब हुआ, 2n। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम में देखिए सारे क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है, मतलब एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड जीवन फेज में पाए जाते हैं। इसलिए टोटल 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब है टोटल 46 में क्रोमेटिड हैं। तो हम जानते हैं कि 23 क्रोमेटिड का मतलब C होता है। तो अब कितने हमारे पास है, 46 क्रोमेटिड। तो 46 क्रोमेटिड का मतलब क्या हुआ, 2C। तो यहाँ पर जीवन फेज में क्या सिचुएशन बनता है, 2N 2C का कंडीशन बनता है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ सेल में क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो 46 क्रोमोसोम को हम क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम है। ये कितने क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम है, 1 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम है। इसलिए इस इधर देखिए एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है, इसीलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब 46 क्रोमेटिड है। तो 46 क्रोमेटिड को हम लोग 2C लिखेंगे। तो ये कौन सा सिचुएशन आया, 2N 2C का सिचुएशन आया। अब आते हैं हम लोग S फेज। S मतलब सिंथेसिस फेज। यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, किधर, न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। अब हम जानते हैं जीवन फेज में ये वाला फेज था, अब क्या होगा, एस फेज आया। इसमें क्या होगा, सिंथेसिस होगा, मतलब कि ये वाला जो था एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, अब इसके साइड साइड में सिंथेसिस होने लग रहा है। ये क्या हो रहा है, ये सिंथेसिस हो रहा है। तो अब हम ये टोटल 46 क्रोमोसोम थे, तो ये क्या है, 2n का ही सिचुएशन रहा। लेकिन यहाँ चेंज क्या आया है, यहाँ अब एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड है। ये देखिए एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड है। ये देखिए जीवन फेज में क्या था, एक क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमेटिड वाले ही थे। यहाँ पर एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड है, इसीलिए टोटल में 46 क्रोमेटिड इंटू में 2 कर देंगे तो 92 क्रोमेटिड्स आ रहे हैं, यानी कि 4C का सिचुएशन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रहा है एस फेज के अंदर, 2n 4C का। क्यों, ड्यू टू डीएनए के रेप्लिकेशन के कारण। यहाँ क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन डबल हो रहे हैं। कौन से प्रोटीन डबल हो रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ तो हो रहा है भाई क्रोमोसोम यानी कि क्रोमेटिड का सिंथेसिस हो रहा है, और आप यहाँ बोल रही हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ये कैसे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि डीएनए के अंदर ही होता है क्रोमेटिड। तो जब क्रोमेटिड डबल हो रहा है, इसका मतलब डीएनए भी डबल हो गया, तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट फेज, दैट इज G2 फेज। ये फेज में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सेल क्या कर जाता है, अब नेक्स्ट M फेज में एंटर कर जाता है। दैट्स इज G2 फेज। बहुत इजी है, इसमें क्या होगा, बस ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और सेल M फेज में चला जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसको फिर से समरी देख लेते हैं। ये रहा आपका समरी, पूरा माइंड मैप। यहाँ पर देखिए G1 फेज क्या है, ये M फेज और S फेज के बीच में आता है, जहां पर अब हम अपने जीवन में क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहे होते हैं। यहाँ पर कौन सा सिचुएशन होता है, 2n and 2C का सिचुएशन होता है। एस फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीजन में। क्रोमेटिड क्या होता है, डीएनए के अंदर होता है। तो जब क्रोमेटिड का रेप्लिकेशन होता है, इसका मतलब डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए जब क्रोमेटिड इंटू 2 हुआ तो डीएनए भी इंटू 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2n 4C का सिचुएशन बन रहा है। ये 4C क्यों बन रहा है, क्यों, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है और कौन सा प्रोटीन बना है, हिस्टोन प्रोटीन का डबल हुआ है। अब G2 फेज की बात की जाए तो अब G2 फेज में क्या हुआ, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हुई और सेल नेक्स्ट फेज दैट इज M फेज, दैट इज माइटोसिस फेज में एंटर कर गया।
अब आते हैं, मैंने आपको बताया था एक G0 फेज आता है, दैट इज आफ्टर G1 फेज के बाद एक G0 फेज आता है जहां पर सेल जो है वो बोलता है कि हम रेप्लिकेट नहीं करेंगे। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल होता है। इस फेज को हम लोग कहते हैं इनएक्टिव या क्वोशंट फेज। ये किसमें होता है? ब्रेन के सेल या फिर हार्ट के सेल में। ऐसा क्यों बोलते हैं कि कुछ भी हो तो अपने ब्रेन और अपने हार्ट को बचा के रखना होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो सेल होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, रेप्लिकेट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। अब कुछ हार्म हुआ इस वाले सेल को, मान लो, ठीक है, तो ये वाला सेल हार्म हो गया, तो नेक्स्ट वाला जो सेल होगा वो सिंथेसिस कर देगा और एक और इसके बदले वाला सेल एक और बना देगा। लेकिन जो ब्रेन और हार्ट के सेल क्या है ना, ये बहुत सेल्फिश हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अगर इनको पता भी चला ना कि ये अगला वाला सेल खराब हो गया है, फिर भी ये सिंथेसिस नहीं करते, सेल्फिश हैं, ये कुछ नहीं करते। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, जीवन के बाद जो एस फेज, दैट इज सिंथेसिस फेज, इसमें एंटर ही नहीं करते। ये बोलते हैं हमें रेप्लिकेट करना ही नहीं है, हम बाहर निकल रहे हैं इस फेज से। तो डायरेक्टली ये क्या करते हैं, अपने जीवन से बाहर निकल जाते हैं, बोलते हैं भाई हमको कोई मोह माया नहीं है, किसी का हमको भला नहीं करना, हम अपने जीवन से बाहर निकल रहे हैं, दैट इज थ्रू G0 फेज। ये यहाँ पर याद रखने वाली यही बात है कि ये लोग मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं लेकिन पॉलीफरेशन नहीं होता है। इसके लिए बस इतना याद रखना कि जो ह्यूमंस बेबी को बॉर्न नहीं देते, क्या वो मर जाते हैं? नहीं, वो जिंदा ही रहते हैं, लेकिन कोई पॉलीफरेशन यानी कि बेबी को वो जन्म नहीं दे रहे हैं, बस दैट्स इट। इसी तरीके से जो सेल किसी चीज को जन्म नहीं दे रहा है, सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, क्या वो मर गया है? नहीं, वो जिंदा है, बस वो सिंथेसाइज नहीं कर रहा बिकॉज वो G0 फेज में चला गया, दैट इज इनएक्टिव या क्वोशंट फेज। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फेज, दैट इज माइटोसिस फेज। हमने पढ़ लिया G1, G0, S, G2। अब आते हैं हम लोग माइटोसिस फेज पे। माइटोसिस फेज जो होता है वो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। यहाँ पर क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन का अकर होता है। ये ड्यूरिंग इंटरफेज अभी हमने पढ़ा। इंटरफेज के दौरान क्या होता है, ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में बढ़ते जाता है। तो अब आप देखिए ये कुछ रेशियो में था, यहाँ साइटोप्लाज्म तो बढ़ते जा रहा है लेकिन न्यूक्लियस तो सेम साइज का रहा। तो इससे क्या हो रहा है, ये डिस्टर्ब कर दे रहा है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो को, जिससे कि अब सेल डिसाइड करता है कि अब मुझे डिवाइड कर लेना चाहिए। ये तो पूरा का पूरा रेशियो ही बिगड़ गया मेरे, है ना। ये देखिए न्यूक्लियस तो छोटा का छोटा ही रह गया, साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेल में कुछ रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो अब ये डिसाइड करता है मैं डिवाइड करूंगा। तो डिवीजन भी दो तरीके की होती है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन, और एक होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और बचा कैरियो यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन, दैट्स इट। अब एम फेज यानी माइटोसिस फेज में क्या होता है, यहाँ पर इनफ साइटोप्लाज्म तो होता है हमारे पास, अब हमें करना है न्यूक्लियस के लिए काम। अब न्यूक्लियस को कुछ करके हमें दुगना करना है, तभी तो जब साइटोप्लाज्म दुगना जाएगा तभी तो वो अपनी दोनों बेटियों को, अपनी दोनों डॉटर सेल को, दोनों को न्यूक्लियस दे पाएगा। अभी तो फिलहाल इसके पास एक ही न्यूक्लियस है, अभी ये कुछ तो इसको करना पड़ेगा ना, न्यूक्लियस के लिए कुछ काम करते हैं। तो न्यूक्लियस के लिए यानी कि कैरियोकाइनेसिस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज में जाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में होगा सबसे पहले हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये पूरे ऐसे उगड़ी बुगड़ी पड़े रहते हैं। तो पहले सबसे पहला स्टेप ये होगा कि क्रोमोसोम जो होंगे वो कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, मतलब कि अब इनको ऑर्डर आया भाई अब जल्दी से, कैसे ऐसे सेना में सब सैनिक लोग इधर उधर रहते हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है कि भाई आक्रमण हो गया है तो सब लोग लाइन बना के ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्रोमोसोम को ऑर्डर आया भाई जल्दी जल्दी कंडेंस होना शुरू करो, तो ये जल्दी जल्दी सब लोग कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं क्रोमोसोम। फिर सेंट्रियोल जो कि ऑलरेडी एस फेज के दौरान, सिंथेसिस फेज के दौरान ये रेप्लिकेट हो चुका था, ये क्या करते हैं जाके ऊपर दोनों टॉप पे बैठ जाते हैं। अब ऑर्गेनेलीज यानी कि सारे अदर ऑर्गेनेलीज जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे कि आक्रमण होता है तो तुरंत जो सैनिक लोग होते हैं वो अपना सजाना शुरू कर देते हैं, जो मेन वाले होते हैं वो लीडर्स टॉप पे जाके बैठ जाते हैं, और जो अदर सिविलियंस होते हैं उनको बोलते हैं घर में छुप जाइए, घर में छुप जाइए। वैसे ही सारे ऑर्गेनेलीज गायब हो गए। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज सेंट्रियोल जो कि ऑलरेडी एस फेज के दौरान डबल हो चुका है। अब इस सेंट्रियोल को पीछे से एस्टर्स पकड़ के रखते हैं, मतलब उनको पीछे से
एस्टर्स पकड़ के रखते हैं और ये स्पाइडरमैन की तरह क्या फेंकते हैं, स्पिंडल फाइबर्स फेंकते हैं। ओके, एंड इस स्पाइडर वेब दैट इज स्पिंडल फाइबर और एस्टर्स को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। ओके, अब ये हो गया प्रोफेज। मेटाफेज में क्या हुआ, जो साइनिक कभी बस भगदड़ भगदड़ शुरू हुए थे अरेंज होना, अब वो आराम से लाइन में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो जाके इनके काइनेटोकोर में अटैच होता है, तो ये जाके स्पिंडल फाइबर्स हो गया काइनेटोकोर में अटैच, और पीछे से क्या पकड़ा हुआ है, एस्टर्स पकड़े हुए हैं। और ये जो प्लेट, जिस प्लेट पे ये सारे जाके एक लाइन में खड़े हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाफोरिक प्लेट। अब ये क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, मेटाफोरिक प्लेट पे अरेंज हो गए हैं, और ये होता है बेस्ट फेज टू स्टडी अबाउट क्रोमोसोम। यानी आपको अगर क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो मेटाफेज में आप करेंगे क्रोमोसोम की स्टडी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का जो इन्वेलप होता है ना, वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है, जिससे कि हमें सब कुछ क्लियरली अब दिखाई देता है। तो अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो मेटाफेज में जरूर करना चाहिए। अब एनाफेज क्या होता है, अब आता है मेटाफेज के बाद एनाफेज, जहां पर अब जो ये काइनेटोकोर से अटैच हो गया था, अब ऊपर वाले दोनों लीडर्स क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, ये वाले इधर खींचेंगे और ये वाले इधर खींचेंगे, तो इस तरीके से खींच के ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग दोनों हो जाते हैं। तो और अलग अलग होके कहाँ, मूव टू अपोजिट पोल, यानी कि दोनों अपोजिट पोल, यानी ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, दोनों की तरफ मूव करने लगते हैं। अब टीलोफेज की बात करते हैं, तो टीलोफेज पे अब सारे टीले पे पहुंच गए, यानी कि अब सारे टॉप पे पहुंच गए। अब सब नॉर्मल होने लगा है, तो अब सिविलियन लोग बोलेंगे कि भाई अब बाहर आ जाते हैं, तो ऑर्गेनलीज जो थे वो रीअपियर होने लगते हैं। क्रोमोसोम भी अब डीकंडेंस होने लगते हैं, यानी कि अब जो ये वाले क्रोमोसोम इतने अच्छे से सुंदर सुंदर सजे हुए थे, अब ये बोलते हैं कि भाई अब कोई काम नहीं है, अब फिर से ये लोग मस्त कैंटीन में खाना वाना खाने लगते हैं, मस्त अब सैनिक लोग भी चिल हो गए हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप भी फॉर्म हो जाती है। और ये अपोजिट होता है प्रोफेज के, देखा जाए, देखिए प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हुआ था, मतलब सब अपने अपनी जगह पे लगने लगे थे। यहाँ क्या हुआ था, अब सब अपनी अपनी जगह से हट के भाई अब नॉर्मल कंडेंस होने लगे हैं, और अदर ऑर्गेनेलीज डिसअपियर होने लगे थे, तो यहाँ पर देखिए रीअपियर हो गए कि भाई अब सिविलियंस भी रीअपियर हो गए। अब होगा डिवीजन, अब यहाँ सेट 1 बन गया, यहाँ सेट 2 बन गया, अब भाई डिवाइड कर लेते हैं, तो अब डिवीजन होके ये बन गया 2 सेल्स। अब एनिमल सेल में डिवीजन अलग तरीके से होता है, प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, देखिए ये वाला हमने टीलोफेज का भी सिचुएशन पढ़ा, इसमें क्या होगा ना, एनिमल सेल में बाहर से अंदर इस तरीके से गड्ढे बनने शुरू हो जाएंगे, दैट गड्ढा इज कॉल्ड फरो, और ये फरो फाइनली इस तरीके से अंदर 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 होते होते ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ ऐसे ऐसे गड्ढे बनने लगते हैं, जिसको हम लोग मिडिल लैमिने कहते हैं, जो कि सेल प्लेट पे होते हैं, और फिर ये अंदर से बाहर की तरफ जाने के बाद ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, नाउ एक कंडीशन आती है, दैट इज सिंशियम की कंडीशन, जहां पर कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, जो किसमें होता है, कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म में होता है। इसमें क्या हुआ, देखिए कैरियोकाइनेसिस हुआ, यानी कि न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है, यहाँ फिर ये 2 से 4 बन गए, लेकिन आप देखिए साइटोप्लाज्म तो उतना का उतना ही रहा, यानी साइटोप्लाज्म तो यहाँ से टूटा ही नहीं। तो ये क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड कर रहे, जिससे क्या हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जा रहा है, जहां पर 4 न्यूक्लियस है एक इंसान के पास। तो ये किसमें होता है, कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म के अंदर होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेशन होता है, तो यहाँ पर ये होता है इक्वेशनल डिवीजन, जहां पर 2n से 2n की सिचुएशन बन रही है, और ये क्या करते हैं, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, और सेल रेशियो जो हमने देखा था कि सेल का रेशियो कैसे बिगड़ गया था कि इंटरफेस के दौरान जब साइटोप्लाज्म में बढ़ने लगा था लेकिन न्यूक्लियस सेम साइज का रह गया था, तो क्या हुआ था, सेल का रेशियो बिगड़ गया था। तो माइटोसिस ने क्या किया, सेल के रेशियो को
वापस से रीगेन कर दिया और सेल रिपेयर में ये काम आता है। ये सेल्स किस में, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, सेल इन द लिविंग ऑफ गट पाए जाते हैं। ब्लड सेल जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं, ब्लड सेल बार बार बनते रहते हैं। और माइटोटिक डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, जो कि एपिकल और लैटरल कैम्बियम होता है। तो इसके कारण प्लांट जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि इनके पास माइटोटिक डिवीजन हमेशा होती रहती है मेरिस्टेम टिश्यू में, जो कि एपिकल और कैम्बियम, लेटरल कैम्बियम होता है। यानी कि आप देखे होंगे घास रहता है, घास को ये जो गाय भैंस आती हैं वो आके खा के चली जाती है, फिर भी वो वापस से ग्रो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। दैट ग्रोथ इज माइटोसिस। ओके, अब यहाँ पर आपको एक पूरा समरी बता देती हूँ 2N 2C कंडीशन का। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि 2N से 2N बन रहा है माइटोसिस में, इसका भी आपको यहीं प्रूफ मिल जाएगा। देखिए G1 फेज में क्या था, 2N 2C कंडीशन था। 2N क्या है, 2C क्या है, मैंने बता दिया है। S में क्या हुआ था, 2N 4C बन गया। 4C क्यों बना? क्योंकि एक क्रोमोसोम पे जो एक क्रोमेटिड का बना हुआ था उस पे हो गया एक और का सिंथेसिस, जिससे कि 4C बन गया। और G2 में क्या हुआ, यही सेम रहा। प्रोफेज में भी यही सेम रहा, मेटाफेज में भी यही सेम रहा। एनाफेज में क्या हुआ आपको ही दिखा देती हूँ। देखिए टूट के ऊपर चले गए, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब फिर से सिंगल क्रोमेटिड वाला सिचुएशन आ गया है ना। यहाँ तक देखिए, यहाँ देखिए 2 क्रोमेटिड थे, है ना, लेकिन यहाँ पर अब कौन से सिचुएशन आ गया है, यहाँ पर सिंगल क्रोमेटिड सिचुएशन आ गया। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 4N and 4C सिचुएशन, और फिर 4N and 4C टीलोफेज पे भी वही रहेगा। अब जब डिवाइड होगा डॉटर सेल बनाने के लिए 4N 4C सिचुएशन है तो 2N 2C में डिवाइड हो जाएगा। और ये 2N 2C जो शुरू में जिससे शुरू हुआ था उसी से एंड हो रहा है, यानी 2N से 2N सिचुएशन ही बन रही है, यानी आइडेंटिकल डॉटर सेल ही बन रही है। अब हमने देख लिया माइटोसिस जो कि इक्वेशनल डिवीजन था। अब हम देखेंगे मियोसिस जो कि रिडक्शनल डिवीजन है। माइटोसिस में हमने देखा प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टिलोफेज था। प्रोफेज में जब उसको बोला कि भाई अब जल्दी से कंडेंस होना शुरू हो जाओ, कंडेंस हुआ मेटाफेज में, एंड देन एनाफेज में ये ऊपर की तरफ चला गया और टिलोफेज में वापस से डीकंडेंस हो गया। ये हमने पढ़ लिया है। अब मियोसिस पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी 2N से N और N बन रहा है। यहाँ पर माइटोसिस में क्या हुआ था, 2N से 2N का सिचुएशन ही बन रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस में 2N से N और N का सिचुएशन बन रहा है। इसमें क्या होता है, प्रोफेज 1 आता है, फिर मेटाफेज 1 आता है, फिर एनाफेज 1 आता है, फिर टीलोफेज 1 आता है। प्रोफेज में 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम्स ऐसे डीकंडेंस्ड पड़े रहेंगे। मेटाफेज 1 में क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे 2 क्रोमोसोम्स जिसमें 2 क्रोमेटिड हैं वो 23 होंगे, वो आपस में ऐसे लाइन वाइज लाइन लगेंगे। अब फिर ये 23 अलग हो जाएगा और फिर ये 23 ऊपर टीलोफेज में डीकंडेंस हो जाएगा। अब जल्दी से मियोसिस 1 को समझते, बहुत आसान है। इसमें मियोसिस 1 में आएगा सबसे पहले प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, देन टीलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में भी सब पार्ट्स है, दैट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो लिप्टोटीन पहला आता है, लिप्टोटीन यानी कि अब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी क्रोमोसोम जो पहले ऐसे वैसे पड़े थे उनको मिला भाई कि अब लिपटना शुरू करो। लिप्टोटीन यानी कि अब अच्छे से इन्होंने क्या किया, अब अच्छे से बनना शुरू हो गए। तो ये क्या होता है, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप आप देखेंगे तो ये ग्रेजुअली विजिबल होते हैं कि अब लिप्टोटीन का सिचुएशन आ गया है, कि अब ये जो डी कंडेंस्ड क्रोमोसोम पड़े हैं अब ये सजना शुरू हो गए हैं। अब फिर आता है नेक्स्ट जाइगोटीन, जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, मतलब कि अब जो होमोलोगस वाले हैं वो आमने सामने आ जाते हैं और पेयर अप होने शुरू हो जाते हैं। अब जब आप ध्यान से एक क्रोमोसोम के अंदर यहाँ जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जब 2 क्रोमोसोम्स आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ये पार्ट शेयर कर रहे हैं, तो दिस शेयर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज साइनाप्सिस। यानी कि ये देखिए 2 क्रोमोसोम के बीच में ये जो थोड़ा सा शेयरिंग आपको दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड साइनाप्सिस। और ये किससे बना होता है, साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से बना होता है। इसलिए ये कौन सा, इस क्रोमोसोम में क्या है, यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स हैं। देखिए किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड, यानी 4 क्रोमेटिड है, यानी टेट्राड बन रहा है। यानी जाइगोटीन में क्या बनता है, टेट्राड बनता है। और ये क्या होता है, बाईवेलेंट होता है, यानी यहाँ देखिए 2 हैं, 2 साथ में हैं, साइनाप्सिस से जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट आता है पेकाइटिन। ये क्या होता है ना कि टेक्स लॉन्गर टाइम देन प्रीवियस बोथ, यानी इसमें जितना टाइम लगा ना उससे ज़्यादा टाइम ये पेकाइटिन में कर रहा है। क्यों? इसको याद ऐसे रख लेना, किसी चीज़ को अगर पैक करना है, अगर बैग पैक करना है तो सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो कौन से कपड़े ले, क्या ले, तो पेकाइटिन में ही ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पर पेकाइटिन यानी पैक कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको टेट्राड्स मैंने बताए थे जहाँ पर 4 क्रोमेटिड थे, ये पेकाइटिन में क्या होते हैं, क्लियरली मतलब कि आप क्लियरली आपको दिखाई देने लगते हैं। और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर आप ध्यान दें तो आप कहेंगे कि ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, तो आप कहेंगे ये आपस में क्या अपनी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने लगते हैं? नो 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 नो, यू आर रॉन्ग। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड करते हैं, यानी कि ये वाला जो क्रोमेटिड है ये दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, और ये वाला जो क्रोमेटिड आप देख रहे हैं ये वाला, ये दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है। तो ये दोनों क्या हो गए, नॉन सिस्टर, और ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी ये वाला एक क्रोमेटिड और ये वाला एक क्रोमेटिड, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसी क्रॉसिंग ओवर को हम कहेंगे चियस्माटा। तो ये क्या होता है, बाय रिकॉम्बिनेशन एंजाइम से ये क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं। अब आता है डिप्लोटीन सिचुएशन। डिप्लोटीन में क्या होगा, सब कुछ सेपरेट हो जाएगा, बस चियस्माटा नहीं सेपरेट होगा। यानी कि अभी भी बहनों में इतना प्यार है कि भाई वो बहनें सेपरेट ही नहीं हो रही, बोले नहीं भाई वो अभी भी चियस्माटा से चिपकी हुई हैं। यहाँ ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट लास्ट्स फॉर ईयर, यानी कि यहाँ पर कुछ वर्टिब्रेट्स का सालों तक ये चलता है। अब डायाकाइनेसिस की बात की जाए तो अब टर्मिनेशन ऑफ चियस्माटा, जो अभी इतना प्यार दिखा रहे थे डिप्लोटीन में, अब डायाकाइनेसिस में उसने कहा क्या कर रही है बहन, और अब वो भाई अब टर्मिनेट होने लगे, अब दोनों अलग हो गए। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप का भाई अब दिल टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया कि भाई ये दोनों बहनें चियस्माटा से जो जुड़ी हुई थी, अब डायाकाइनेसिस आ गया तो बोल रही है क्या कर रही है, और अलग अलग हो गई। तो अब ये हो जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप का भाई दिल टूट गया, वो न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हो गया। तो ये ट्रिक ऐसे याद रखने के लिए। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो फुली कंडेंस हो जाते हैं स्पिंडल्स में, जो कि असेंबल्ड टू सेपरेट क्रोमोसोम। देखेंगे कि मियोसिस के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है पॉपुलेशन में, जिससे वेरिएशन अकर होते हैं और वेरिएशन से ही इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है ये किस में हो रहा है, मियोसिस में हो रहा है। लेकिन अगर आप माइटोसिस देखेंगे तो उसमें तो कोई जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज ही नहीं हुआ, वहाँ तो बस सिंपल आदमी आया वो डिवाइड कर गया, है ना। अब देखिए मियोसिस 1 में नेक्स्ट आता है मेटाफेज 1। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तब से हम लोग पढ़ रहे थे प्रोफेज 1, जिसमें ये सारे पार्ट्स पढ़े, लिप्टोटीन जहाँ लिपटना शुरू किया था, है ना, और फिर जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं मेटाफेज 1, मियोसिस 1 का ही नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर क्या है, जो स्पिंडल्स हैं, ये जो स्पिंडल्स आपको दिख रही है, ये स्पिंडल्स अटैच होते हैं सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो आपको सेंट्रोमियर दिख रहा है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको कहते हैं, और इनके बीच में होते हैं सेंट्रोमियर। इससे अब स्पिंडल्स जाके अटैच होते हैं, और बाईवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलाइन एट सेंट्रोमियर। ये दोनों बाईवेलेंट जो हैं वो, ये एक प्लेट, आपको एक प्लेट जो दिख रहा है वो क्या है, सेंट्रोमियर पे जाके ये थे, तो अब स्पिंडल्स जो हैं वो इनके सेंट्रोमियर पे अटैच हो गए हैं। फिर आता है एनाफेज 1, जहां पर अब ये खींच लेगा भाई, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, आपको तो खुद समझ आ रहा है, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड जो होती है वो रिमेन एट द सेंट्रोमियर। यानी कि दो बहनें तो साथ हो गई, लेकिन जो नॉन सिस्टर वाली थी, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से नॉन सिस्टर वाली ऐसे ऐसे थी, एंड ये दोनों जो थी वो नॉन सिस्टर थी, लेकिन ये वाली और ये वाली वो क्या थी, ये सिस्टर्स थी। तो सिस्टर्स वाली तो साथ रही, लेकिन नॉन सिस्टर वाली दोनों अलग हो गई। यानी कि ये जो नॉन सिस्टर्स वाली थी अलग हो गई, ये वाली अलग हो गई। फिर आएगा टीलोफेज 1। टीलोफेज में 1 में न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस रीअपीयर हो गया, यानी कि अब तो समय हो गया, अब जो ब्रेक डाउन हुआ था न्यूक्लियर एनवेलप का, तो अब वो भी भाई अपने आप को संभाल चुका है, और वो भी न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से रीअपीयर करेगा, और साइटोकाइनेसिस अकर हो जाएगी। यानी कि अब हो जाएगा सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिससे कि 2 डायड ऑफ सेल बनेगा, जिसमें क्या कितने क्रोमोसोम्स है, 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम्स हैं।
फिर आता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। फिर आता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होगा, जो अभी आपने माइटोसिस में पढ़ा था ना, सेम डिट्टो सेम है, बस यहाँ पर आपको क्रोमोसोम का आपको कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा प्रोफेज 2, क्योंकि प्रोफेज 1 तो अभी आपने देखा ना, प्रोफेज जिसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन वाला जो सिचुएशन आया था। अभी जो नेक्स्ट आएगा दैट विल बी प्रोफेज 2, देन मेटाफेज 2, देन एनाफेज 2, देन टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है पहले डीकंडेंस्ड पड़े रहेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल जो स्पिंडल्स फेंकेगा वो स्पिंडल्स हो जाएंगे यहाँ पर अटैच्ड। किस पे, ये स्पिंडल्स अटैच हो रहे हैं टू क्रोमोसोम, जो जिसके अंदर है 2 क्रोमेटिड। एनाफेज 2 आएगा जहां पर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, और फिर टीलोफेज 2 आएगा जहां पर टीले पे चले जाएंगे, और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा जिससे 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। और ये क्या होता है, इंटू 2 में होता है, क्योंकि ये एक सेल के लिए हो रहा है, ये दूसरे सेल के लिए हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 सेल बने थे, दैट इज डायड ऑफ सेल बने था, तो यहाँ पर एक सेल और दूसरा सेल उसके लिए हो रहा है। तो अब ये हम देखें 2n2c कंडीशन, जैसे मैंने आपको माइटोसिस के लिए पढ़ाया था वैसे ही मियोसिस के लिए भी पढ़ा देती हूँ। देखिए G1 फेज में क्या हो रहा है, 2n and 2c कंडीशन है। S फेज में क्या हुआ, 2n and 4c कंडीशन आया। G2 में क्या हुआ, 2n 4c आया। प्रोफेज में 2n 4c, मेटाफेज में भी 2n 4c रहेगा, एनाफेज में भी वही सेम, टीलोफेज में भी वही सेम। डॉटर सेल कैसा बनेगा, डॉटर सेल जो बनेगा वो बनेगा N2c N2c। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 2n का सिचुएशन है, 2n जब डिवाइड करेगा तो n और n में डिवाइड करेगा, यानी एक डॉटर को n जाएगा, दूसरे डॉटर को n जाएगा। और 4c जब डिवाइड करेगा 2c में कन्वर्ट होगा। 2n2c से शुरू हुआ था लेकिन एंड हुआ n2c और n2c। फिर आता है इंटरकाइनेसिस जहाँ पर कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। देन मियोसिस 2 आ जाता है, यहाँ पर जो हुआ था ये सब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड देन डॉटर सेल बन गई थी। यहाँ पर जो मियोसिस 2 होगा, यहाँ पर होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और देन डॉटर सेल बनेगी। प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, N-N-2C कंडीशन है, मेटाफेज 2 में है N-N-2C कंडीशन, एनाफेज 2 में है N-N-2C कंडीशन सेम, एंड टीलोफेज में भी N-2C कंडीशन। तो जब 2n जब डिवाइड करेगा तो n एंड n बनाएगा, तो एक डॉटर को, दूसरी n एक और डॉटर को, और 2c जब डिवाइड करेगा तो c और c बनाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर ये बस याद रखना कि 2n and 2c कंडीशन, यानी कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे वो एक क्रोमेटिड वाले थे, और टोटल कितने थे, 46 थे, ठीक है। लेकिन एंड आते आते क्या हुआ, n क्या है, क्रोमोसोम है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही बचे, और 2c यानी कि 46 क्रोमेटिड, यानी कि आते आते ये डबल वाले 23 ही बच रहे हैं। जबकि मियोसिस में आप देखेंगे तो n यानी कि 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, जिनमें 2 क्रोमेटिड वाले प्रेजेंट हैं, यानी कि जिनमें 2 क्रोमेटिड है, ऐसे कितने हैं, 23 क्रोमोसोम हैं। और एंड में कितने डॉटर कितना बना रहा है, N-N-C वाला कंडीशन का डॉटर बना रहा है, यानी कि इसमें 23 क्रोमोसोम तो हैं, लेकिन इनमें एक क्रोमेटिड वाले हैं, ओनली 1 क्रोमेटिड वाले 23 क्रोमोसोम यहाँ बना रहा है मियोसिस 2 में। तो इसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।